तो जान ले लो तुम हमारा। ठीक, चालू हो गया है? कहाँ जा रहा है? चालू हो गया तो कहाँ जा रहा है? यही है ना? जीबी, जीवी की जीबी, जीबी। चलो देखो इधर। तो इतिहास को कितने काल में बांटा हमने? तीन। कौन कौन सा? प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। प्राचीन काल का इतिहास कब से कब तक? पाषाण काल से लेकर 712 एडी। पाषाण काल से लेकर 712 एडी। 712 एडी। 712 एडी की घटना मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण, समझ गए? और इसका अंत हम किसी यहाँ पे दो घटना लेंगे। एक तो प्राचीनकालीन इतिहास का अंत हो रहा है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो रही है। तो प्राचीनकालीन इतिहास का अंत हम इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ के स्थानीय शासकों का अंत हो जाता है और विदेशी शासकों की शासन की शुरुआत होती है। अरे बोलो सही है? सही है। क्योंकि 647 में किसकी मृत्यु होगी? 647 एडी में किसकी मृत्यु होगी? हर्षवर्धन की। और ये पहला देसी शासक रहता है ना, स्थानीय, सॉरी अंतिम स्थानीय शासक रहेगा। और यहाँ पे विदेशियों का आगमन शुरू होगा 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। अरे बोलो सही है? इसीलिए हम इस काल को प्राचीन कालीन इतिहास का अंत मानेंगे और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत मानेंगे। अब मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो गई कहाँ से? 712 एडी से कहाँ तक चलेंगे? 1707 एडी। 1707 एडी में कौन सी घटना हुई? औरंगजेब की मृत्यु। अब यहाँ पे भी हम दो चीज देखेंगे कि यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास का अंत होगा और आधुनिक भारत के इतिहास का शुरुआत होगा। अरे बोलो सही है? सही है ना? अब आधुनिक भारत के इतिहास का शुरुआत होगा तो आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? 1947 तक। तब तक जब तक कि भारत आज़ाद न हो जाए। और यहाँ पे भी देखो, एक शासक का अंत होगा और सत्ता दूसरे रूप में स्थानांतरित होगी। यहाँ पे अंग्रेज भारत को छोड़ के जाएंगे। अरे बोलो ना? अंग्रेज भारत को छोड़ के जाएंगे तो भारत पे अंग्रेजों के शासन का अंत हुआ। अब शासन को चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? भारतीयों के ऊपर आ गई। तो फिर से यहाँ पे भारतीयों का अंत हो गया था, फिर से विदेशी आ गए थे। अब विदेशियों का अंत हुआ, फिर से भारतीय आ गए। अरे बोलो सही है? सही है ना? देख रहे हो कि हम इतिहास के काल का विभाजन कैसे कर रहे हैं। यहाँ से जब विकास होगा किसका? इतिहास के शुरुआती दौर का, तब हम देखेंगे कि सारी चीज़ें कहाँ की शुरुआत होंगी? स्थानीय क्षेत्र से शुरुआत होगा। सही है ना? पाषाण काल का विकास होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी, वैदिक सभ्यता आएगी और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र चलता रहेगा, इतिहास का घटनाक्रम, वो किससे प्रभावित रहेगा? स्थानीय क्षेत्र से रहेगा। किसी विदेशी का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होगी, यहाँ पे कोई स्थानीय शासक नहीं रहेगा जो हमारे देश के शासन को आगे चला पाए। अब यहाँ पे विदेशियों का आगमन हो जाएगा तो देश के शासन को कौन चलाएगा? विदेशी चलाएंगे। इसलिए यहाँ पे जब भारतीय चला रहे थे तो यहाँ पे हम लोग इसको मानते थे प्राचीन काल का इतिहास, और जब विदेशी शुरू करेंगे तो मध्यकालीन इतिहास। फिर यहाँ पे विदेशियों में भी जो अरबी और तुर्की यात्री थे उनका अंत होता है 1526 में, और एक नए वंश की स्थापना की शुरुआत होती है मुगल वंश, और मुगल वंश का अंत हो जाता है 1707 में। फिर एक नए वंश की नींव पड़ती है, यानी भारत का शासन वास्तव में किसके हाथ में चला जाता है? अंग्रेज के हाथ में चला जाता है। इसलिए एक ने कहा आ गया क्या? हम तो बोले नहीं है आंस आने के लिए।
कौन बोला है? अच्छा, तो अंग्रेजों ने भारत पे शासन करना शुरू कर दिया, इसलिए हम मानते हैं कि ये मध्यकालीन इतिहास का अंत होता है और आधुनिक भारत के इतिहास का शुरुआत होता है। अब आधुनिक भारत का इतिहास चलेगा कहाँ से कहाँ तक? 1707 से 1947। 1947 में अंग्रेज भी छोड़ के चले जाएंगे तो सत्ता किसके हाथ में चली आएगी? भारतीयों के हाथ में। समझ गए? अब हम शुरू करते हैं कहाँ से? आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होगा? 1707। पॉज करो। चलो, तो 1707 में किसकी शुरुआत होगी? आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास की वास्तव में नींव पड़ी रहती है 1453 में। कब पड़ेगी? 1453 में। कैसे? क्योंकि हम कह रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1707। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि नींव कहाँ से पड़ गई? 1453। अब थोड़ा सा इधर देखो। ऐसा था, लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। सही है ना? इसका मतलब कि इसके पहले भारत था ही नहीं। यदि इसके पहले भारत नहीं रहता तो ये सब इतिहास रहता? वास्को डी गामा का भारत आगमन कब होता है? 1498 में। अब यदि वास्को डी गामा भारत की खोज करते तो इसका मतलब कि भारत का इसके पहले अस्तित्व नहीं था। सही है ना? लेकिन ये आप कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए एक नए रास्ते की खोज की। अब ये सही है ना? एक नए रास्ते की खोज की। और ये नया रास्ता कहाँ से होके भारत आता था? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। सही है? और इस रूट का नाम क्या रहता है? केप ऑफ गुड होप, जिसको हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरिप मार्ग। केप का अर्थ क्या होता है? अंतरिप। और गुड होप का मतलब हो गया अच्छी आशा। सही है ना? तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आशा अंतरिप मार्ग। मैम इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि एक ऐसा रास्ता जिससे उम्मीद जगी यूरोप वासियों में कि वास्तव में, क्योंकि उन्होंने एक नए रास्ते की खोज की होगी। कहानी सुनो। अच्छा, आई थिंक बता चुके हैं। मान लो कि यदि ये इंडिया था, ठीक, और इधर है आपका यूरोप, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, ठीक, और यहाँ पे रेड सी, और यहाँ पे बीच में अरब प्रायद्वीप। सही है ना? अरेबियन पेनिनसुलर, और यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्सिया। सही है? तो ये लोग यूरोप वाले जो होते थे वो व्यापार करते थे मेडिटेरियन सी से होते हुए रेड सी से होते हुए इंडिया, और इधर मेडिटेरियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ पर्सिया से होते हुए इंडिया। बीच में पड़ेगा होर्मज जल संधि के बाद ओमान की खाड़ी, फिर वहाँ से अरब सागर को पार करते हुए कहाँ आ जाएंगे? इंडिया आ जाएंगे। और ये भारत से व्यापार किसका करते थे? स्पाइसेस, मसालों का। और मसाले ये किस लिए यूज करते थे? क्योंकि जो यूरोप है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। सही है ना? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होने के नाते यहाँ पे सब्जियों का अभाव होता है। तो इन लोगों के आहार में ये लोग किसको ग्रहण करेंगे? मांस को। और मांस को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? मसालों की। और भारत में मसाले कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं? केरल में। सही है ना? और ये लोग मसाले का व्यापार कहाँ से करते थे? केरल। तो 1453 में इसी बीच में पड़ता था आपका तुर्की। इसी बीच वाले क्षेत्र में कौन पड़ता था? तुर्की। तुर्की पे जब बैजेंटीन एम्पायर का साम्राज्य रहता है तो वो व्यापार करने की अनुमति दे देता है। लेकिन जैसे ही तुर्की पे 1453 में बैजेंटीन एम्पायर का अंत होता है और एक नया एम्पायर, एक नया साम्राज्य आता है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया? सारे रास्तों को बंद कर दिया। और जब सारे रास्तों को बंद कर दिया तो भारत के साथ व्यापार करने में समस्या हो गई। और जब भारत के साथ व्यापार करने में समस्या हो गई तो क्या यूरोप वालों को मसाले की पहुंच हो पाएगी?
और जब मसाले की पहुंच नहीं हो पाएगी तो क्या भोजन उनका लंबे समय तक रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और नहीं रह पाएगा। और हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा? भोजन से। और हर जगह का भोजन वहाँ की जलवायु के अनुसार निर्धारित होता है। आ जाइए। जैसे हमारे यहाँ का भोजन, हम लोग शाकाहारी हैं क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा इतनी अच्छी होती है कि सब्जियाँ आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन यूरोप में तापमान इतना कम होता है कि सब्जियों का उत्पादन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन लोगों का भोजन क्या, वो लोग किस पे जीवित रहते हैं? मांस पे जीवित रहते हैं। और मांस के लिए उनको क्या चाहिए? मसाले चाहिए। अब 1453 में बाइजेंटीन अम्पायर की जगह कौन आ गया? ऑटोमन अम्पायर। ऑटोमन अम्पायर ने सारे रास्ते को बंद कर दिया, तो अब इनको मसाले नहीं मिलेंगे। मसाले नहीं मिलेंगे तो भोजन को लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। इससे इनके यहाँ भोजन का समस्या उत्पन्न हो जाएगा। भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई तो क्या यदि व्यक्ति बिना ऊर्जा के कोई कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब उन्हें एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस पर तो ऑटोमन अम्पायर जाने नहीं देगा। तो अब एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ेगी ना। तो अब इन लोगों ने जब एक नए रास्ते की खोज करनी शुरू की, थोड़ा सा मैप देखना, इधर वाला आ रहा है था, इधर का आ रहा है? आ रहा है ना, तो बस थोड़ा सा देख लो। इधर देखो है अफ्रीका महाद्वीप, ये इंडिया हो गया। ये यूरोप हो गया। और ये बीच में हो गया टर्की। और ये हो गया मेडिटेरियन सी। और ये गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ ओमान, और ये रेड सी। सही है। और ये बीच में टर्की। ये लोग जब व्यापार करते थे तो इधर मेडिटेरियन सी से होते हुए रेड सी से होते हुए इंडिया, मेडिटेरियन सी से होते हुए टर्की, टर्की से होते हुए गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ पर्सिया से गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए इंडिया। अब इस रास्ते को बंद कर दिया किसने? टर्की ने। अरे बोलो सही है। जब टर्की ने बंद कर दिया तो क्या इनसे व्यापार हो पाएगा? नहीं। जब व्यापार नहीं हो पाएगा तो एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ेगी। अब इधर से अफ्रीका महाद्वीप से यदि आने की सोचेंगे तो इधर कई सारे देश हैं, तो सारे देशों ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने इस रास्ते की खोज करना शुरू कर दी ऐसे। तो जब ये है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में जब ये पहुंचते थे तो ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा पहली बार चले और डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए? इंडिया पहुंच गए। इसके पहले बहुत सारे यात्री यूरोप से चलते थे। पहली बार शुरुआत की थी किसने? स्पेन ने। स्पेन ने शुरुआत की थी इस रास्ते की खोज करने के लिए। लेकिन जब ये लोग चलते यहाँ से तो बीच समुद्र में ही आके यहीं पे समाप्त हो जाते। किसी की मृत्यु हो गई थी तो कोई कहीं और पहुंच जाता था, तो यहाँ पे ये लोग मर जाते थे। इस समय तब इस रास्ते का नाम रखा गया था केप ऑफ स्टॉर्म। इसका नाम उस समय क्या था? केप ऑफ स्टॉर्म। क्योंकि जितने लोग आते थे या तो वो कहीं और चले जाते थे या तो यहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जब वास्को डी गामा इस रास्ते पे पहुंचा और वो बिना कुछ किसी हानि के कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। तो इस रास्ते का नाम हो गया केप ऑफ गुड होप। होम नहीं, होप, HOPE, केप ऑफ गुड होप। तो इस रास्ते से पहुंचने वाला पहला यात्री कौन था? वास्को डी गामा। यदि बाइजेंटीन अम्पायर इस रास्ते को बंद नहीं करता तो क्या वास्को डी गामा इस रास्ते की खोज करते? नहीं करते ना। तो भारत में पुर्तगालियों के आगमन का एक रीजन किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप से। कारण कौन रहता है? ऑटोमन साम्राज्य का उदय। इसलिए हम जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास तो वो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? 1453, जब बाइजेंटीन अम्पायर का अंत होता है और ऑटोमन अम्पायर की शुरुआत होती है। समझ गए? न तो ये रोक लगाते न तो वो लोग इधर से आते। सही है। तो 1453 में ये उस रास्ते पे रोक लग गई। तो 1498 सोच रहे हो रोक कब लगी? 53 में। और ये पहुँचे कब? 1498। यानी इतने समय तक ये लोग यहाँ से चल रहे थे लेकिन इंडिया
नहीं पहुंच पा रहे थे, इसी बीच में विलुप्त हो जा रहे थे। समझ रहे हो? यदि इतनी कठिनाई नहीं होती तो 1454 में पहुंच जाते इंडिया, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन था, तो 53 में बंद होता है और ये पहुंचते हैं 1498 में। ठीक, तो 1498 में की घटना क्या याद रखनी है? वास्को डी गामा का भारत में आगमन। और भारत में ये आते हैं तो कहाँ आते हैं? केरल के कालीकट बंदरगाह। सही है ना? अरे बोलो सही है। अभी पहली बार रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा। यानी रास्ते द्वारा कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। और ये कहाँ के रहते हैं? पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अब चलो आगे आते हैं। अब जैसे ही ये भारत में आए, क्योंकि क्या केवल पुर्तगाल को मसाले की ज़रूरत थी क्या? नहीं ना, पूरे यूरोप को मसाले की ज़रूरत थी। लेकिन अभी भारत में कौन पहुंचा है? केवल पुर्तगाली। सही है। अब ये क्या करते थे? अब चूंकि भारत में और कोई नहीं है जो यूरोप से आए और मसाले को लेकर जाए, तो ये लोग क्या करते थे? भारत के मसाले को सस्ते दाम में खरीदते थे और ज़्यादा से ज़्यादा दाम बढ़ाकर उसको यूरोप में बेचते थे, क्योंकि यूरोप वालों की कमी है कि उनको मसाले चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ जो प्याज की स्थिति है, क्या प्याज हमको नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब यदि प्याज हम लोग प्याज कहाँ से लाए हैं? अभी इजिप्ट से। सही है ना? तो एकमात्र स्थान है इजिप्ट जहाँ से हम लोग प्याज लाए। अब यहीं पे थोड़ा सा इमेज करो कि यदि इजिप्ट के लोग भारत में आते प्याज लेकर, केवल इजिप्ट के लोग, और कोई नहीं रहता, ना तो यूरोप का कोई देश रहता, ना तो बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भी हम प्याज आयात करते हैं, तो अभी रिलेशन सही नहीं है तो सब कुछ बैन पड़ा है, तो ना तो पाकिस्तान वाले आते हैं, केवल इजिप्ट वाले आते हैं। और हमको प्याज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम कोई भी सब्जियां यदि बनाते हैं तो उसमें प्याज डालना पड़ता है हमको। सही है ना? तो केवल इजिप्ट यदि प्याज लेके आता तो वो जितने दाम पे चाहता उतने दाम पे बेचता। लेकिन यदि कई सारे कंपनियां प्याज लेके आती तो प्याज की मात्रा अधिक हो गई, और जब प्याज की मात्रा अधिक हो गई तो इसके दाम अधिक होंगे या कम होंगे? कम होंगे। लेकिन केवल इजिप्ट लेके आएगा, मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है और प्याज की संख्या कम है, तो उसके दाम क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन कई सारे कंपनियां आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा प्याज हो जाएगा, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और प्याज के दाम कम हो जाएंगे। यही हुआ था पुर्तगालियों के साथ। जब पुर्तगाली आए तो केवल एकमात्र कंपनी कौन है? पुर्तगाली, जो भारत से मसाले को खरीद रहे हैं। तो भारत से जब ये खरीद रहे हैं तो सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं, लेकिन जब ये यूरोप लेकर गए तो यूरोप में तो मसाले सबको चाहिए, तो इन्होंने मसालों के दाम बढ़ा दिए। और जब बढ़ा दिए तो सस्ते में खरीदे और बहुत महंगे से महंगे में बेच रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओगे आप। सही है ना? अब पुर्तगाली कंपनियां बहुत तेज़ी से लाभ कमाना शुरू कर दी। अब जब ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिए तो संपन्नता बढ़ती गई, और जब संपन्नता बढ़ती गई तो आसपास के जो देश थे वो भी ये सोचने लगे कि आखिर रीज़न क्या है कि पुर्तगाली अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है। अब ये लोग ढूंढने लगे। अब ढूंढने का रीज़न या पता क्या करना है हमको कि वास्तव में ये पुर्तगाली लोग कैसे इतना संपन्न हो सकते हैं। इसके पहले जो गरीब है आज वो संपन्न हो रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। सही है? तो जब ढूंढने की कोशिश की गई तो आसपास के देशों ने क्या की? पुर्तगाली जहाज़ों को लूटना शुरू किया, या पुर्तगाली जहाज़ों का पीछा करना शुरू कर दिया कि वास्तव में ये व्यापार कहाँ से कर रहे हैं। तो जब ये पीछे पीछे आना शुरू करेंगे तो इनको भी तो रास्ते मालूम चलेंगे। तो अब इस रास्ते से होके पुर्तगाल के वजह से भारत में कई सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए आएंगी। सही है? और जब कई सारी कंपनियां आएंगी भारत में व्यापार करने के लिए तो एक ही चीज़ की मांग के लिए कई सारे कंपनी हो गए। यहाँ पे मसाले के मांग के लिए केवल कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली। और इनके पीछे पीछे फिर आ गए डच भी आ गए, और इनके पीछे पीछे अंग्रेज भी आ गए, और इनके पीछे पीछे फ्रांसीसी भी आ गए।
अब 4 कंपनियां आ गई और ये चारों कंपनी किसके लिए? स्पाइसेस, मसाले के लिए। सही है ना? तो मसाले कम है और मांगने वाले ज़्यादा है। सही है। केवल पुर्तगाली थे तो ये सस्ते से सस्ते दाम में खरीदते थे, लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि मैं 10 रुपये केजी लूँगा तो ये बोल रहे हैं मैं 20 रुपये का ले लूँगा, ये बोल रहे हैं मैं 30 का ले लूँगा, ये बोल रहे हैं मैं 40 का ले लूँगा। लेकिन जब ये नहीं रहेंगे तो पुर्तगाली को ये कितने में मिलेगा? 10 रुपये में मिलेगा। और ये 10 रुपये में ले जाके 90 रुपये में बेच रहा है। कितने का लाभ हुआ? 80 रुपये। अब बेचारे को कितने में लेना पड़ेगा? इन लोगों के आने की वजह से 50 रुपये केजी। अब ये कितने में बेच रहा है? 90 में। तो कितने का लाभ हुआ? 40 का। तो लाभ घटा कि बढ़ा? घट गया। सही है ना? तो जब कंपनियां बढ़ी तो लाभ कम होना शुरू हो गया। अब यदि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है तो इन कंपनियों को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। अरे बोलो सही है? सही है। तो अब ये दो चारों के चारों अपने में लड़ना शुरू करेंगे और जो शक्तिशाली रहेगा वही भारत के साथ व्यापार करेगा और जो शक्तिशाली नहीं रहेगा वो अपने देश वापस चला जाएगा। समझ गए? ये कहानी थी। अब यहाँ पे देखो 1498 में भारत में कौन आया? वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा के पीछे पीछे अन्य सारी कंपनियां आएंगी, जिसमें 1602 में कौन आएगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और मैंने आपको अभी पीछे मैं जब पढ़ा रही थी कि क्या पढ़ा रही थी मैं? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर द हेग। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का लैंग्वेज क्या है? डच। वहीं पे मैंने बताया था कि जो डच भारत में आए थे वो कहाँ के थे? नीदरलैंड के। नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। और वहाँ का लैंग्वेज क्या था? डच। इसलिए वहाँ की कंपनी का नाम रखा गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे बोलो सही है? तो ये जो डच लोग थे ये कहाँ के थे वास्तव में? नीदरलैंड के। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। वास्तव में ऐसा नहीं है कि डच लोग आए पहली बार 1602 में आए थे। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आता है। 1596 में ईस्वी में आ जाता है डच कंपनी का एक व्यापारी। जैसे पुर्तगाली कंपनी का एक व्यापारी आया है ना वास्को डी गामा, वैसे कार्नेलिया हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति रहता है जो 1596 में डचों की तरफ से भारत में व्यापार करने के लिए आया रहता है। फिर उसके बाद उनके पीछे पीछे पुर्तगालियों की जहाज़ को लूटा जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। और अंग्रेज़ों ने देखा कि पुर्तगाली लोग भारत से मसालों का व्यापार कर रहे हैं। तब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी उस समय थी एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो पहला ऐसा देश है जो प्रॉपर वे में संवैधानिक तरीके से एक कंपनी गठित कर रहा है और भारत में व्यापार करने के लिए भेज रहा है। और वास्तव में ये लोग जो थे ये कंपनी के थ्रू स्टार्टिंग में नहीं आए थे। लेकिन गिर जाओ भाई, तुम आगे मत बैठना ना तो पलट जाओगे नीचे। समझ गया? नाक वाक सब फूट जाएगा और फिर हम लोग परेशान रहेंगे। हल्दी लाओ, प्याज लाओ प्रांजल को। ये जाते हैं तो 1502 में दोबारा आते हैं ना? कौन? हाँ, वास्को डी गामा चले जाते हैं फिर आते हैं 1502 में दोबारा। तो 16 चलो इसके पहले ये वाला इतिहास भी देख लेते हैं। तो 1498 में वास्को डी गामा आएंगे और 1596 में डच व्यापारी कार्नेलिया हाउटमैन आएंगे और 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा। सही है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन रहती हैं? एलिजाबेथ रहती हैं। अब इन्होंने एक चार्टर पे हस्ताक्षर किया और एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ईस्ट इंडिया के कंपनी के गठन के समय भारत में किस वंश का शासन चल रहा था? किस वंश का? मुगल वंश का।
और शासक कौन था? अकबर। अकबर, क्योंकि अकबर कब मरेंगे? 1605 में। इसका पुराना नाम था मंगोल वंश ना? किसका? इसी का मुगल वंश का। मंगोल नहीं, बाबर मंगोल वंश नहीं, बाबर मंगोल के रहते हैं, लेकिन मंगोल लोग के ऊपर ये ठप्पा लगा रहता है कि वो लुटेरे हैं, इसलिए बाबर अपने वंश का नाम मंगोल वंश नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नाम बदल के कर दिया मुगल वंश। मैम उन्हें तैमूरिया भी बोला जाता हाँ, तो तैमूर और मंगोल के वो क्या हाइब्रिड थे ना वो। हाइब्रिड है। हाँ, दुश्मन। इसलिए बहुत तेज रहते हैं। मैम दुश्मन। नहीं, दुश्मन क्या होता है? गूगल का अर्थ कुछ निकलेगा? नहीं, वो वहाँ पे फारसी वर्ड में फारसी वर्ड में उर्दू में कुछ होगा। पर जो अभी आप बताई थी, जो राजा थे मुगल के, वो भी तो पहले मंगोल में थे ना? कौन? नहीं, वो भारत में अंदर तो अकबर बताया। मैम तो जब मंगोल वंश जब आया था भारत में, तो उसका नाम मुगल वंश रख दिया गया। तो कुछ मुगल वंश कुछ मंगोल वंश मंगोलिया में रह गए, और कुछ मंगोल वंश कुछ मंगोल तो मंगोलिया में रहेंगे ही ना। कुछ तो इंडिया में भी अभी हाँ, तो इंडिया में जब वो आए तो इंडिया को अपना मानने लगे, फिर इंडिया में ही रह गए। 1602। तो मैम मंगोलिया चीन के ऊपर एक देश है, आप मैप में देखे होंगे ना मंगोलिया। मैम तो मंगोलिया में तो जब इतने सारे लोग थे, उसके तो सिपाही बहुत ज्यादा थे। तो उसका ये विचार था कि वो पूरे विश्व पे अपना अधिकार रखे, तो वो चलाया भारत। मैम भारत के बाद कहीं भी राज किया? नहीं, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा संसाधन थे, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जा रही थी, और मंगोलिया में पूरा मरुस्थल है, वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं था। जैसा क्लाइमेट आपके इंडिया का वैसा कहीं का नहीं है, इसलिए सभी लोग इंडिया के लिए लड़ते हैं। वाले क्षेत्र में भी पाया। हाँ, और लैंड लॉक कंट्री है, वहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है, बहुत कम वर्षा होती है। मैम यहाँ तो अच्छी खासी होती है ना। मैम विश्व में सबसे भारत ही अच्छा है क्या? हाँ, विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छा भारत है, लेकिन संसाधन के मामले में, ठीक है, गरीबी के मामले में, कुपोषण के मामले में नहीं। बड़ा में तो कनाडा है। कनाडा? कनाडा है, रूस है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। चाइना विश्व का सबसे बड़ा देश है? नहीं, रूस है। एशिया में चाइना है, एशिया में चाइना है, जिसपे आपका भारत है जिस महाद्वीप में, उस महाद्वीप में सबसे बड़ा चाइना है। मैम यूरोप में कौन सा? और जनसंख्या में मैम? यूरोप में रूस। मैम जनसंख्या में? जनसंख्या में चीन है पूरे विश्व में, और बड़ा? लेकिन हम लोग आगे जाने वाले हैं। अब अंशु बाद में पूछना, ठीक है? हाँ, हम लोग आगे कैसे जाएंगे? आगे कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए। अब बच्चे पैदा करेंगे तो वो एक काउंट होगा ना, तो जनसंख्या बढ़ेगी, बस इसीलिए, और कहीं से थोड़ी आएंगे। अब बाहर से भी आ रहे हैं ना? हाँ, पाकिस्तान। तो बाहर से तो उठ के मुंह में जीरा हो गए ना जी। 136 करोड़ आपकी जनसंख्या है, 4 करोड़ वो लोग आ जाएंगे, बस 40 करोड़? 4 करोड़। 40 करोड़ 140 करोड़ हो जाएगा पूरा मिला के। हाँ, तो वैसे ही 2027 में हम लोग पूरा करने वाले हैं 140 के ऊपर। 140? तो 4 करोड़ आ जाएंगे तो सम्मान करना चाहिए ना उनका। हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमारे देश का पावर बढ़ा, नहीं समझे? अब आगे चले हम इतिहास पे। यस मैम। हाँ, अंशु बाद में पूछ लेना, ठीक? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा, उसमें उस समय भारत पे किस वंश की नींव रहेगी? मुगल वंश की। और कंपनी का गठन तो हो गया था 1600 में, लेकिन ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए कब आती है? 1608 में। कब आएगी? 1608 में। और इसके पहले एक कंपनी आ चुकी रहती है जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कब आएगी? 1602 में। तो यदि हम बात करेंगे क्रम की, तो सबसे पहले पुर्तगाली, सेकंड नंबर पे डच, और थर्ड नंबर पे ईस्ट इंडिया कंपनी, और कहाँ की ये रहेगी? ब्रिटेन की। और इसके पहले कैप्टन कौन रहेंगे? कैप्टन हॉकिंस। और इस समय भारत में कौन सा शासक रहता है मुगल वंश का? जहांगीर। कौन रहेगा? जहांगीर रहते हैं। और जहांगीर के ही दरबार में कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। सही है।
अब सोचो जब ये आते हैं 1608 में, तो जहांगीर के दरबार में जाते हैं तो घुटनों के उन लोगों में होता है ना सिजदा पायदोस। हाँ, सीधा सिजदा मतलब सर झुका के ऐसे करना, और पायदोस का मतलब पैरों के बल पे, समझ गए। तो सिजदा पायदोस की प्रथा उन लोगों में चलती थी। तो अभी कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करना था, और यहाँ पे जिस वंश का पूरा क्षेत्र है उसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जब ये कैप्टन हॉकिंस के दरबार में गए तो उनसे अनुमति लिए, पैर घुटनों के बल पे हो के अनुमति लिया। और इनको फारसी बहुत अच्छे से आती थी कैप्टन हॉकिंस को। तो जब फारसी में वार्तालाप इन्होंने किया जहांगीर से, तो जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और इन्होंने इनको व्यापार करने की छूट दे दी। लेकिन ये बोले कि क्या मैं भारत में कंपनी लगा सकता हूँ? तो ये बोले कि अभी नहीं, क्योंकि अभी कम से कम अतिथि आए हो तो पता तो चले कि लुटेरे हो कि यहाँ के ठीक ठाक हो। तो इसने व्यापार करने की अनुमति दे दी, लेकिन कंपनी लगाने की अनुमति नहीं दी। अब जो व्यक्ति भारत में आके घुटनों के बल रिक्वेस्ट कर रहा है, वही साम्राज्य एक दिन भारत पे शासन करेगा, ये कोई सोचा नहीं था। सोच लो 1600 में ये आ रहे हैं, घुटनों के बल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और 1858 में पूरे भारत का साम्राज्य ये खुद चलाएंगे। नहीं समझे? मतलब कि इनके पास दिमाग तो था ही नहीं था ना, हम लोगों की तरह नहीं ना थे कि अपना संसाधन होते हुए भी उसको संभाल नहीं पा रहे। कोई और आ रहा है संभाल ले रहा है, इसका मतलब वो हमसे तेज है। अरे बोलो सही है। आपके घर में सोना है, सोने का यदि सही से यूज नहीं कर पा रहे हो और बगल वाला उसका सही यूज कर लिया, तो तेज कौन हुआ? बगल वाला। तो हम लोग को मानना चाहिए कि वास्तव में अंग्रेज क्या थे? हमसे तेज थे। यदि रह गए होते तो भारत का विकास हो गया होता। चले गए तो भारत का नाश हो गया। अब दोबारा शायद कभी आए तो विकास हो, नहीं आएंगे। हम तो चाहते हैं कि आ जाए। अभी थोड़ा सा और पढ़ो तब कहोगे कि छोड़ दिया जाए। चलो देखो, तो 1608 में कौन आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी बीच में 1605 में किसकी मृत्यु हो चुकी है? अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। किसकी हो चुकी है? अकबर। इनकी नीति के बारे में बाद में पढ़ा जाएगा, अभी आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। तो 1608 में अब जहांगीर से अनुमति लेना शुरू करता है कौन? कैप्टन हॉकिंस। किस लिए? कि भारत में एक कंपनी की स्थापना, व्यापारिक कंपनी या व्यापारिक कोठी की स्थापना कर पाए, ताकि वो भारत से जो भी सामान खरीदे उसे वहाँ पे इकट्ठा कर पाए। लेकिन जहांगीर ने उनको अनुमति नहीं दी। तो 1613 में, 1613 इसके बाद ही आएगा ना। 1613 में भारत का क्षेत्र देखो, यदि इधर मैं बनाती हूँ ये वाला, ये हो गया पश्चिमी भाग और ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया अरेबियन सी और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। सही है ना। ये लोग जली मार्ग से आए थे, तो इनको व्यापार करने के लिए, व्यापार किस मार्ग से करेंगे? जली मार्ग से। तो व्यापार करने के लिए ये चाहेंगे कि तटीय क्षेत्र में जो बंदरगाह है उसी के पास ये अपनी कंपनी की स्थापना करे। इसलिए पहला उद्देश्य उनका क्या रहेगा? इस तटीय क्षेत्र में बंदरगाह के आसपास एक व्यापारी कोठी की स्थापना करना, ठीक। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है मसूलीपट्टनम, है बंदरगाह है। और गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे कौन है? सूरत। और मुंबई सॉल्सेट आइलैंड पे खुद एक बंदरगाह है। अरे बोलो सही है। केरल में कोच्चि और कालीकट, ये भी बंदरगाह है। सही है ना। तो अब इनका ये उद्देश्य रहेगा कि इस बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र पे कहीं ना कहीं से इनको कंपनी लगाने की अनुमति मिल जाए। और अनुमति तब तक नहीं मिलती है जब तक कि ये राजा को खुश ना करे। और राजा को खुश करने के लिए राजा को क्या चाहिए? सोना चांदी। और सोना चांदी लाके दो और बदले में कुछ भी ले जाओ। जाने दो अंश, अपना पढ़िए आप। समझ गए? बीच में टोक देते हो यार, अपना पढ़िए ना, कहाँ परेशान हो रहे हैं। तो वो टैलेंटेड है, आपके जगाने से नहीं जगने वाले। समझ गए?
अभी देखो बिजली भी चमक जाएगी तभी नहीं उठेगा वो। कहो प्रांजल बाबू, इतने लोगों से मैंने प्रांजल बाबू कहवा दिया फिर भी तुम्हारी नींद नहीं खुली, और उल्टा ट्रांसफर कर दिया अपनी दीदी में। क्या है? हाँ वो सोएंगी ही, सोएंगी। वो सपने देख रही है ना, लोग जब तक सपने नहीं देखोगे तो पूरा नहीं होगा। होगा पूरा, सपने देखोगे तब ना सपना पूरा होगा। तो अभी सपने देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पूरा होगा, देखा जाएगा कभी पूरा, यदि मौका मिले तो पूरा कर लेंगे। कहो श्वेता। चलो आओ। तो 1613 में अस्थायी रूप से अंग्रेज़ों को अनुमति मिलती है कि वो मसूलीपट्टनम में अपनी एक व्यापारिक कोठी लगा सकते हैं। अब व्यापारिक कोठी वह स्थान होता था जहाँ पे ये लोग भारत से सामान खरीदने के बाद इकट्ठा करेंगे, फिर जहाज़ लाएंगे, जहाज़ पे इसको रखेंगे और लेके कहाँ चले जाएंगे? यूरोप। क्योंकि जितना सामान उनको चाहिए उतना मिलना चाहिए ना, कि 1 किलो सामान खरीदेंगे पहले पहुँचाएंगे नहीं, तो उसके लिए इनको एक कोठी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1613 में, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे बोला कि अस्थायी रूप से 1613 में मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी लगाई, लेकिन अस्थायी रूप से, जो आगे चल के समाप्त हो जाती है। और 1615 में पहली बार इन्होंने स्थायी कोठी लगाई। कहाँ पे? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। इसलिए क्वेश्चन में आता है कि अंग्रेज़ों ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की? सूरत में। स्थायी, हाँ ठीक। स्थायी नहीं भी लगा रहेगा तब भी आप किस पे जाओगे? यदि अस्थायी पूछेगा तब किस पे जाओगे? मसूलीपट्टनम। यदि अस्थायी नहीं लिखा है तो हमेशा किस पे जाएंगे? सूरत। 1615 में। समझ गए? अब इन्होंने अपना धीरे धीरे ऐसे ही कोठी का विस्तार करना शुरू कर दिया। आगे चलेंगे तो ये कोलकाता में भी अपनी एक कोठी लगाएंगे, और आगे चलेंगे तो फिर ये मुंबई को भी ले लेंगे पुर्तगालियों से दहेज में। अब देखो आगे आते हैं। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी, और फिर कौन शासक बन जाएगा? शाहजहां। अब शिवाजी का जन्म होता है, ठीक, और जहांगीर की मृत्यु होगी, शाहजहां शासक बनेंगे। 1627 में जब शाहजहां बनेंगे, फिर शाहजहां हटेंगे कब? 1657 में। और 57 में फिर आएगा औरंगजेब, और उन्होंने अपना व्यवस्थित रूप से अपना जो राज्याभिषेक करवाया, और वो आएंगे 1658 में। 1657 में वो आते हैं, अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ते हैं। युद्ध के बाद वो जल्दीबाजी में राज्याभिषेक करवा लेते हैं। फिर बाकायदा जब अपने सारे भाइयों की हत्या कर लेते हैं तो पूरे ताम झाम के साथ राज्याभिषेक करवाते हैं और अपने आप को राजा के रूप में उद्घोषित करते हैं। और वो समय आ गया है 1658। फिर 1658 से लेकर 1707 तक भारत पे कौन शासन करेगा? औरंगजेब। और जब औरंगजेब की जो नीति रहती है वो समझ लो कि किसकी तरह आँख रखेगा? उल्लू की तरह, कि पूरा मतलब हर छोटी सी छोटी गतिविधि क्या उसके साम्राज्य में हो रहा है उसको मालूम था। इसलिए उसके साम्राज्य में बिना उसकी अनुमति के कोई एक पत्ता भी नहीं हिला सकता था। उसी में क्या अंग्रेज़ों ने क्या किया कि साउथ इंडिया के क्षेत्र में जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनसे संधि करना शुरू कर दिया, और ये भनक लग गई किसको? औरंगजेब को। फिर औरंगजेब ने कहा कि सारी कंपनियां, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, अब भारत में कोई व्यापार नहीं करेगा। उसने ठान लिया कि अब सबको क्या कहाँ भेजने वाला है? बाहर, क्योंकि हमारे क्षेत्र में रखे हम ही से गद्दारी। समझ गए? तब ये जो कंपनी रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि अब हम भारत में केवल व्यापार करेंगे। इसलिए उन्होंने, जब औरंगजेब जीवित था तब भारत में कोई अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं करता है, क्योंकि औरंगजेब को पता चल जाता है और वो सबको कहाँ भेजने वाला होता है? बाहर। इसलिए जैसे ही औरंगजेब मरता है तो पहले तो उसके उत्तराधिकारी लड़ने लगते हैं,
और दूसरे नंबर पे उसके उत्तराधिकारी के बाद अगला दावा कौन पेश करने वाला होता है? ये जो चारों व्यापारिक कंपनी होती हैं। तो चारों व्यापारिक कंपनियां अपने आप को श्रेष्ठ समझती हैं, लेकिन इनको ये प्रूफ करना होता है कि वास्तव में भारत पे शासन करने योग्य कौन है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया? पहले अपने में युद्ध करना शुरू किया। समझ गए? तो युद्ध करना शुरू किया। और सबसे चालाक इसमें कौन था? सबसे चालाक इसमें कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया? 1661 में पुर्तगाल की महारानी से ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह कर दिया गया। क्या? कहाँ से? पुर्तगाल की महारानी बंगरेजा कैथरीन, महारानी का नाम रहता है। और पुर्तगाल की महारानी का विवाह किससे हो जाएगा? ब्रिटेन के राजकुमार से। हाँ, पुर्तगाल की महारानी का रानी का विवाह, पुर्तगाल की महारानी रहती है, पुर्तगाली राजकुमारी रहती है। तो अरे वही मतलब वो पूरा उस पुर्तगाल में उसी राजा का क्षेत्र था ना, तो मतलब राजा की बेटी, महारानी नहीं, राजकुमारी, राजा की बेटी। पुर्तगाल सही तो है। अच्छा, पुर्तगाल के राजकुमारी की शादी किससे हो जाएगी? ब्रिटेन के राजकुमार से। और बदले में इन्होंने दहेज में क्या दे दिया? मुंबई। और मुंबई एक क्या है? बंदरगाह। और व्यापार करने के लिए क्या चाहिए इनको? बंदरगाह। अब ये लोग बेचारे क्या हो गए? समधी हो गए ना। अब जब समधी हो गए तो युद्ध लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। तो अब जहाँ अभी डच कंपनी आ चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है ना, पुर्तगाली आ चुके हैं, तो पुर्तगालियों से तो विरोध कम हो गया। अब बचा है कौन? डच। अब 1663 में कौन आएगा? 1664 में फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यही लिख देते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि यूरोप में इनका लोकेशन देखो, ये है पुर्तगाल, पुर्तगाल की बाउंड्री लगी है फ्रांस से, फ्रांस के जस्ट बगल में नीदरलैंड जिसका पुराना नाम हॉलैंड के ही कौन है? डच। और यहाँ पे बगल में कौन है? इंग्लैंड। ये सभी कंपनी एक ही क्षेत्र के हैं ना, तो सभी एक दूसरे के पीछे आएंगे। तो जब चारों कंपनियां आ गई तो इन दोनों में व्यापार के लिए टकराव होना शुरू हुआ, क्योंकि जो वस्तु सस्ते दाम पे मिल रही थी अब वो वस्तु उससे महंगे दाम पे मिलने लगी और इनके लाभ लगातार कम होने लगे। और जब लाभ, सबको एक ही चीज़ खरीदना भी था और लाभ लगातार कम होने लगे, जब लाभ लगातार कम होने लगे तो अब ज़रूरी था कि मार्केट से इन लोगों को हटाया जाए। अब इन लोगों को हटाया जाए तो या तो युद्ध से हटाओ या तो संबंध अच्छा बना के हटाओ। तो अंग्रेज़ों ने दोनों नीति अपनाई, एक तो संबंध अच्छा बनाया और दूसरे युद्ध किया। जैसे हमारे प्राचीन समय में होता था, उनको जानते हो? पहले मैम जो हरिया वंश वाले हैं सब यही तो बिम्बिसार ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया वो संबंध बना के किया। फिर उसके बेटे आते हैं तो वो लोग युद्ध करते हैं। तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? दोनों को लेके देखा किससे संबंध बनाया जा सकता है और किससे युद्ध किया जा सकता है। तो पुर्तगालियों से इन्होंने संबंध बना लिया और फिर ये 1664 में एक और कंपनी आ गई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब पहली कंपनी कौन सी हो गई? पुर्तगाल, दूसरी डच, तीसरी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथी फ्रांसीसी। अब चारों कंपनियां व्यापार करने लगी, व्यापार करने में एक दूसरे से होड़ करने लगी। अब एक दूसरे से जब ये प्रतिस्पर्धा कर रही है तो अब जरूरी है कि इनको समाप्त किया जाए। और भारत पे ये लोग चाहते थे कि कोई एक जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही भारत के साथ व्यापार करेगा, लेकिन ये अपने में युद्ध नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी औरंगजेब जिंदा था। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है कब? 1707 की घटना क्या है? औरंगजेब की
मृत्यु। वास्तव में आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? 1707 से, लेकिन नींव कहाँ से पड़ गई थी? 1453 से। अरे बोलो सही है? सही है ना? तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, यदि औरंगजेब की तरह ही इसका कोई बेटा आ जाता तो अंग्रेजों की या इन कंपनियों की औकात नहीं थी कि वो भारत पे शासन कर पाते। तो औरंगजेब के कितने बेटे थे? 4 बेटे। कितने बेटे थे? 4। पहला मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा मोहम्मद आजिम, तीसरा मोहम्मद कामबख्श, चौथा मोहम्मद अकबर। चौथा कौन है? मोहम्मद अकबर। अकबर द्वितीय नहीं, ये मोहम्मद अकबर नाम है। अकबर द्वितीय जो आएंगे वो आएंगे राजा राम मोहन राय के समय में, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, वो कहानी बाद में आएगी। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजिम, मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद अकबर, औरंगजेब के 4 बेटे। इन चारों के चारों की ये उद्देश्य रहता है कि औरंगजेब का स्थान या ये सभी लेना चाहते थे, लेकिन वास्तव में कोई योग्य नहीं था। क्या हुआ बाबलू? पॉज करो तो। हो गया? मुझे भी पिला दो पानी। हाँ हाँ, तो स्टार्ट हो गया तो क्या करूं मैं? डर जाऊं? क्या चाहते हो? डर के भागूं? नहीं ना। इधर से इधर देखो, औरंगजेब के कितने बेटे? 4 बेटे। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजिम, कामबख्श और मोहम्मद अकबर। अब ये चारों लोग क्या चाहते थे कि औरंगजेब के स्थान पे ये लोग राजा बने, जबकि वास्तव में कोई योग्य नहीं रहता है। तो लेकिन ये लोग अपने में युद्ध करते हैं, जो युद्ध में जीतेगा वही औरंगजेब का स्थान लेगा। तो मोहम्मद मुअज्जम ने इन तीनों की हत्या की और अपने आप को राजा होने के योग्य प्रूफ किया और औरंगजेब के स्थान पे गद्दी पर बैठा। तो औरंगजेब के बाद, मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक कौन बना? मोहम्मद मुअज्जम। लेकिन इन्होंने उपाधि कौन सी ली? बहादुर शाह फर्स्ट। कौन सी उपाधि ली? बहादुर शाह फर्स्ट, क्योंकि आगे चल के बहादुर शाह सेकंड भी आएंगे ना, इसलिए बहादुर शाह फर्स्ट लिखेंगे। इन्होंने बहादुर शाह की उपाधि ली किसने? मोहम्मद मुअज्जम ने। लेकिन वास्तव में ये शासन चलाने के योग्य नहीं थे। ए भाई, तो लोग कर क्या रहे हो? अंशु और अंश, आप लोग बाहर जाइए और सर से बोलिए कि हम लोग क्लास में डिस्टर्ब कर रहे थे। जाइए दोनों लोग, उठिए उठिए, दोनों लोग उठिए, निकलिए। और आप लोग क्लास में आएंगे नहीं अब, जाइए। हो गया? प्रांजल, हाथ में क्या हुआ? सही है ना? तो मैंने सोचा कि यथार्थ का परछाई पड़ गया। वो उसका यहाँ पे ऐसे होता है और आपका यहाँ पे ऐसे। इसके हाथ में क्या हो गया? तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पे बैठा है, लेकिन ये वास्तव में योग्य नहीं रहता है। अब इसके बाद मुगल वंश में कोई ऐसा योग्य सम्राट नहीं रहता है जो वास्तव में औरंगजेब की तरह शासन को चला पाए। समझ गए? और अंग्रेजों को इसी बात का इंतजार रहता है कि जिस दिन मुगल वंश में प्रतापी शासक औरंगजेब मरे, उस दिन ये भारत में व्यापार करने के लिए जिस हिसाब से चाहते हैं वैसे व्यापार कर पाएँ। अब उनकी मंशा पूरी हो गई औरंगजेब के मरते ही, क्योंकि भारत के पूरे लगभग सभी क्षेत्र पे किसका अधिकार था? औरंगजेब का। यथार्थ रोको तो, और जाओ सब लोग पानी पी के आओ।